हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। हम पढ़ रहे थे अध्याय 3 परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। और इसमें अब तक हम परागण और निषेचन पर चर्चा कर चुके थे। निषेचन जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें लास्ट क्लास में हमने दोहरा निषेचन या जिसे द्विनिषेचन भी कहते हैं पर चर्चा करी थी। और दोहरा निषेचन में हमने पढ़ा था कि जो दो नरयुग्मक होते हैं उनमें से एक नरयुग्मक तो अंड कोशिका को फर्टिलाइज करके युग्मनज बनाता है और दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक को फर्टिलाइज करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। तो दोहरा निषेचन पर तो हम कल के वीडियो में जो हमारा पार्ट 6 था उसमें हम चर्चा कर चुके थे दोहरा निषेचन पे। दोहरा निषेचन में एक टॉपिक और बनता है दोहरा निषेचन का महत्व। ये हमारा कल के वीडियो में छूट गया था, दोहरा निषेचन का महत्व। तो देखिए महत्व क्या है। दोहरा निषेचन के फलस्वरूप जो भी घटनाएं घटित हो रही है वही घटनाएं दोहरा निषेचन के महत्व में शामिल की जाएगी। जैसे पहला महत्व क्या हो जाएगा, तो पहला महत्व जैसा आपने देखा कि सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले एक नरयुग्मक या सबसे पहले कह रहे हैं एक घटना क्या हो रही थी कि नर युग्मक अंड कोशिका को संलयित कर रहा था और युग्मनज का निर्माण कर रहा था। तो पहला महत्व क्या हो जाएगा कि इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। दोहरा निषेचन हम कल पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपको इसका महत्व समझ में आ जाएगा कि पहला महत्व क्या हो गया, युग्मनज का निर्माण होता है। एक नर युग्मक अंड कोशिका को फर्टिलाइज करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर रहा था। दूसरा महत्व अब इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, तो दूसरा महत्व हो जाएगा कि भाई जो दूसरा नर युग्मक है वो क्या कर रहा था, वो द्वितीय केंद्रक या जिसको ध्रुवीय कोशिका कहते थे उसके केंद्रक को फर्टिलाइज कर रहा है और इस प्रकार से वहाँ त्रिगुणित क्या होता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये भी किसके फलस्वरूप होता है, ये भी दोहरा निषेचन के फलस्वरूप। तो दो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंस है दोहरा निषेचन के वो तो क्या है, पहला युग्मनज का निर्माण होता है, दूसरा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। केंद्रक का निर्माण होता है, भी भ्रूणपोष नहीं बनता है। अब इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन होंगे, उससे भ्रूणपोष होंगे। अगर इन दोनों घटनाओं में से बात करें कि पहले कौन सी घटना होती है, तो पहले ये घटना होती है फिर ये घटना होती है। इन्हीं को हम आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे, भ्रूणपोष पढ़ेंगे फिर भ्रूण का परिवर्धन पढ़ेंगे। तो दो इंपॉर्टेंस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस बात करें दोहरा निषेचन के और क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, तो तीसरे महत्व पर बात करें तो जो बीज बनेगा वो यहीं से बनेगा, या बीजों की जो जीवन क्षमता होगी वो इस भ्रूणपोष जब बन जाएगा तो भ्रूण को जब पोषण देगा। हम यूं भी लिख सकते हैं कि ये भ्रूणपोष जो बना है, भ्रूणपोष ये क्या करता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और इसी के फलस्वरूप बीज में क्या आती है, जीवन क्षमता या बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण होता है, क्योंकि अगर भ्रूण ही नहीं बनेगा तो फिर बीज का निर्माण भी नहीं होता है। तो बीज का, तो ये सारे इंपॉर्टेंस जो है वो किसके हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट दोहरा निषेचन का है। एक आपका इंपॉर्टेंस दे रखा है कि जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास एवं नवीनीकरण होता है। बच्चे इस पे पूछ भी रहे थे कि इस लाइन का क्या मतलब है। देखिए मैं पहले वो पंक्ति लिखता हूँ जो बुक में आपके है, जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास व नवीनीकरण होता है। अब इस पंक्ति का क्या मतलब है, जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास व नवीनीकरण होता है। देखिए इस पंक्ति का यह मतलब है कि एक पादप था, एक पादप था, इसका अपना जीव द्रव्य था। सॉरी यार, इधर देखिए आप,
ये पादप है, इसका अपना जीव द्रव्य है, ठीक है, और इसी है ना जो भी कोशिका के अंदर केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य वो सब क्या आ गया, जीव द्रव्य है। अब इस पादप के अंदर पूरी जो प्रक्रिया हमने पढ़ी है अब तक की, पुष्प बना, पुष्प के अंदर नर युग्मक मादा युग्मक बने, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप युग्मनज बना, फाइनली क्या बन गया, एक बीज बन गया। अभी भी जो जीव द्रव्य वो किसका है, इस पादप का है। अगर ये पादप यहाँ नष्ट हो जाता है तो इस पादप का जीव द्रव्य भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और जीव द्रव्य ही जीवन का आधार होता है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ जो बीज बना, ये बीज तो पादप से अलग हो जाएगा, है ना, फल बनेगा, फल के अंदर बीज रहेगा, फल को आप खा लेंगे और बीज यहाँ से मुक्त हो जाएगा। अब ये बीज क्या हुआ, ये बीज किसी अन्यत्र जगह पर जा करके मिट्टी में अंकुरित हो जाता है और यहाँ से क्या बन जाता है, एक नया पादप बन जाता है, नया पादप बन जाता है। तो बताइए ये पादप में क्या इस पौधे के जीव द्रव्य का कुछ भाग आया है, तो बिल्कुल आया है। इसी पादप से तो इसी पादप का तो बीज था, तो भले ये पादप नष्ट भी हो जाएगा तो इसके साथ इसका जीव द्रव्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो बीज यहाँ पर आया है, दूसरी जगह पे गया है, उससे अंकुरित होकर के एक नया पादप बन जाएगा। तो यहाँ हम इसी को हम क्या कहते हैं कि जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास व नवीनीकरण होता है। कि जो बीज है, इस बीज के साथ जीव द्रव्य यहाँ आया और यहाँ पर अंकुरित हुआ तो एक नया पादप बना। तो कहीं ना कहीं ये पादप के अंदर जो जीव द्रव्य है उसमें किसका जीव द्रव्य, किसका भाग है, इस पादप के जीव द्रव्य का भाग है। तो इस जीव द्रव्य का ये नष्ट भी हो जाएगा, इसकी मृत्यु भी हो जाएगी इस पादप की, तो इसका जीव द्रव्य किसमें रहेगा, इसके अंदर रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जीव द्रव्य का क्या हो गया, नवीनीकरण हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है दोहरे निषेचन के, इनको याद रखना। दो मेजर इंपॉर्टेंस क्या है, युग्मनज का निर्माण और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण, जो कि आपने कल पढ़ लिया था। अब क्या होता है, आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या, भ्रूणपोष। तो इस भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, तो कल जो आपने पढ़ा था निर्माण देखिए सिंपल है, प्रतिमुखी कोशिकाएं थी, इनका काम भी भ्रूणपोष के समान भ्रूण को पोषण प्रदान करना ही होता है। यहाँ था द्वितीय केंद्रक, यहाँ थी अंड कोशिका, दो सहायक कोशिकाएं थी जो नष्ट हो गई थी और उसी के फलस्वरूप पराग नलिका ने अंदर प्रवेश किया था, दो केंद्रक को यहाँ पर रिलीज किया था। तो एक केंद्रक ने तो ये युग्मनज बना दिया था और एक केंद्रक ने ये त्रिगुणित रचना क्या बनाई थी, जिसका मैंने यहाँ नाम लिखा है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो ये क्या है, ये है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब होता क्या है, यहाँ अंदर ही ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अब करता है लगातार समसूत्री विभाजनों का प्रारंभ। क्या करता है, समसूत्री विभाजन प्रारंभ करता है और विकसित होता है, परिवर्धन करता है और इसी से अंततः फाइनली क्या बन जाता है, भ्रूणपोष बन जाता है, भ्रूणपोष बन जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछ ले कि भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, तो बड़ी सीधी सी लाइन है, भ्रूणपोष के लिए आप क्या लिखोगे, भ्रूणपोष के लिए क्या लिखोगे, किससे बनता है, तो आप लिखोगे कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में लगातार कई समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और ये जो भ्रूणपोष बनता है ये क्या करता है, तो ये लाइन भी हम लिख लेते हैं, अच्छे से याद हो गई होगी हमको। भ्रूणपोष क्या करता है, तो भ्रूणपोष भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो ये तो एक तरह से परिभाषा ले सकते हैं हम, है ना, कि ये परिभाषा पूछी जाए आपसे कि भ्रूणपोष क्या होता है, कैसे बनता है, तो आप ये लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। लेकिन जो ये भ्रूणपोष बना है, यहाँ अंदर बन रहा है, सारी प्रक्रिया अंदर हो रही है, इस त्रिगुणित से ही ये पूरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये पूरा यहाँ पर भ्रूणपोष बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो भ्रूणपोष बनता है ये कितने प्रकार से बनता है, तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है
कि जो भ्रूणपोष बनता है, भ्रूणपोष ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है 3 प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। और परीक्षा में इस पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से आपको इसको समझना है। भ्रूणपोष के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। तो देखिए ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? भ्रूणपोष के प्रकार 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा है हेलोबियल भ्रूणपोष। अब होता क्या है इसमें? केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है और हेलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है, इस बात को हमको समझना। और सबसे पहले हम समझते हैं किसको? केंद्रकीय भ्रूणपोष को। देखिए केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होगा, अब यहाँ समझिए कि हुआ क्या है। अब मैं भ्रूण वाला पोर्शन नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल भ्रूणपोष का निर्माण आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर युग्मनज भी है, परंतु कुछ समय के लिए आप भूल जाइए, है ना। आप सारा ध्यान कहाँ लाइए कि यहाँ क्या बना था, सेंटर में यहाँ बना था त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो इसमें क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन जो है केवल इन केंद्रकों में होगा। किसमें होगा? केंद्र। ये जो केंद्रक है, हालांकि इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य भी है, तो वो कोशिका है, कोशिका बन जाएगी फिर तो। जैसे मैंने इसको ध्रुवीय कोशिका कही थी, लेकिन पूरी ध्रुवीय कोशिका विभाजन नहीं करती। केवल कौन विभाजन करता है? ये केंद्रक विभाजन करता है। इसको मैं ऐसा कर देता हूं, आप समझ लीजिए कि ये त्रिगुणित केंद्रक है। इसके अंदर 3 युग्मक जो है वो संलयित हुए हैं, तो एक त्रिगुणित केंद्रक है। तो जब ये विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन, क्या होगा? 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 और इस प्रकार से यहाँ कई सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। कई सारे केंद्रकों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। अब क्या होगा? तो अब अगला स्टेप क्या होगा कि केंद्रक तो बन गए, लेकिन केंद्रक बनने के बाद फिर क्या होता है कि केंद्रक इसी तरह से नहीं रहते हैं, बल्कि ये परिधि की ओर विन्यासित होना शुरू हो जाते हैं। तो जो ये केंद्रक बने हैं, ये कहाँ जाते हैं? ये परिधि की ओर अरेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से ये कहाँ अरेंज हो रहे हैं? ये परिधि की ओर आकर के, परिधि की ओर इस प्रकार से ये अरेंज हो जाते हैं ऐसे। तो सारे केंद्रक कहाँ आ गए? सारे केंद्रक आ गए किधर? परिधि की ओर मुंह करके। और इस कारण यहाँ बीच में क्या हो गई? बीच में एक बड़ी सी ये रिक्तिका बन जाती है। तो ये सारा काम जो हो रहा है अभी तक, जो विभाजन कर रहा है, वो सारी अवस्था कौन सी है? केंद्र की। जो भी विभाजन हो रहा है किसमें हो रहा है? केंद्रकों में हो रहा है। तो यहाँ तक ये केंद्रकीय है। फिर यहाँ पर इसमें कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है इनके चारों ओर, और फिर बाद में यहाँ पर क्या होता है? एक इनके चारों ओर, सारे केंद्रकों के चारों ओर एक भित्ति का निर्माण हो जाता है और बीच में ये एक रिक्तिका बन जाती है। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ युग्मनज है उससे भ्रूण भी बनता रहेगा, यहाँ युग्मनज है उससे भ्रूण बनता रहेगा, और ये भ्रूण से यहाँ भ्रूणपोष से इसको क्या मिलता रहेगा? पोषण मिलता रहेगा। तो इस प्रकार का ये जो भ्रूणपोष तैयार हुआ है, इस भ्रूणपोष को ही क्या कहते हैं? इसको ही कहा जाता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसको केंद्रकीय भ्रूणपोष क्यों कहा, क्योंकि प्रारंभ से अंत तक जो विभाजन हुआ वो सारा विभाजन किसमें हुआ? केंद्रकों में हुआ। बाद में कोशिकीय रचना बनी, लेकिन वो सब अरेंज होने के बाद ये भित्ति का निर्माण हुआ, लेकिन इससे पहले जो भी विभाजन हुआ वो किसमें हुआ? केंद्रकों में हुआ। तो सारे भ्रूणपोष का निर्माण वास्तव में देखा जाए तो किससे हुआ? केंद्रक से ही हुआ है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? केंद्रकीय भ्रूणपोष कहा गया। और इस प्रकार का भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है? तो इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीस्पोरा में देखने को मिलेगा। ऑक्सीस्पोरा। नंबर 2 क्रोटेलेरिया। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 3 जो आप सबका देखा हुआ भी है, नारियल पानी। नारियल पानी। तो नारियल पानी भी भ्रूणपोष ही होता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए होता है। आप पोषण प्रदान कर लेते हैं वो एक अलग बात है ना, लेकिन नारियल
पानी जो है वो वास्तव में जो नारियल का भ्रूण है अंदर उसका डेवलप हो रहा है उसको पोषण प्रदान करने के लिए होता है। और ये किस प्रकार का भ्रूणपोष होता है? तो ये होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। बात करते हैं नंबर 2 कोशिकीय भ्रूणपोष की। और देखिए कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है ना, ये डायग्राम तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, वास्तविक में केंद्रकीय भ्रूणपोष का डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। अब बात करते हैं ना, आप चाहें तो ऊपर प्रतिमुखी कोशिकाएं दिखा सकते हैं, यहाँ भ्रूण बनेगा ही सही नीचे, और ये जो बीच में त्रिगुणित था उसने ये भ्रूणपोष बना लिया। दूसरे की बात करते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होगा। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होगा इसको हम यहाँ समझते हैं। पूरा अंदर का स्ट्रक्चर वही है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, यहाँ भ्रूण का डेवलपमेंट होगा, यहाँ भ्रूण का डेवलपमेंट होगा, ये भ्रूण है। जब भ्रूण की बात आएगी तो इस पर चर्चा करेंगे। अब बाकी क्या होता है कि जो यहाँ त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक है ये क्या करेगा, ये विभाजन करके 1 से 2 हो जाएगा जैसा कि यहाँ हुआ था। लेकिन यहाँ तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार से केंद्रक विभाजन करते ही चले गए थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा, पहले एक केंद्रक ने विभाजन किया, 2 केंद्रकों का निर्माण हुआ, और इसके तुरंत बाद ही क्या हो जाता है, इसके तुरंत बाद ही यहाँ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। यानी कि कोशिका भित्ति बनते ही अब ये केंद्रक किस में बदल गया, कोशिका में बदल गया। तो ये जो रचना रही, ये रचना कैसी हो गई, ये कोशिकीय रचना हो गई। क्या हो गई, ये कोशिक, जबकि वहां केंद्रकीय रचना ही थी, क्योंकि कोशिका भित्ति का निर्माण यहाँ नहीं हुआ था। यहाँ जैसे ही प्रथम विभाजन हुआ, प्रथम विभाजन के तुरंत बाद कोशिका भित्ति भी साथ के साथ ही बन जाती है। आगे बात करते हैं, अब दोनों केंद्रक फिर विभाजन करेंगे, ये भी करेगा और ये भी करेगा, तो इससे भी 2 केंद्रक बन जाएंगे इस प्रकार से। और जब 2 केंद्रक बन जाएंगे तो साथ में ही फिर यहाँ पर क्या होगा, वापस कोशिका भित्ति बन जाएगी। इसमें यहाँ पर भी ये कोशिका भित्ति बन जाएगी, और इधर भी यहाँ इससे 2 जो केंद्रक बनेंगे इसमें भी साथ के साथ ही कोशिका भित्ति बनती चली जाएगी। जितने भी केंद्रक बनेंगे साथ के साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता चलेगा। और इस प्रकार से प्रत्येक केंद्रक जो है वो प्रारंभ से लेकर अंतिम विभाजन तक कौन सी अवस्था में रहता है, कौन सी अवस्था में रहता है, तो हम कहेंगे कि सर कोशिकीय अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में रहता है, कोशिकीय अवस्था में रहता है। जबकि यहाँ केंद्रकीय अवस्था में था, यहाँ कोशिकीय अवस्था में रहता है। इसीलिए इस प्रकार के भ्रूणपोष को क्या कहा जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यह पाया जाता है कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में। किसमें पाया जाता है इस प्रकार का भ्रूणपोष, तो कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। देखिए सारी घटना आप भ्रूण कोश के अंदर पढ़ रहे हैं, भ्रूण कोश के अंदर आप भ्रूणपोष का निर्माण पढ़ रहे हैं। और इसका स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि जिधर प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है उधर कौन सा भाग होता है, निभागी भाग होता है। और जिधर ये भ्रूण बनता है, अंडकोशिका होती है, ये भाग कौन सा है, बीजांड द्वारी भाग होता है। क्यों बता रहा हूं ऐसा, क्योंकि अगला जो आप भ्रूणपोष पढ़ने जा रहे हैं हेलोबियल, इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिधर युग्मनज बना है, जिधर भ्रूण का डेवलप होगा, जिधर अंड कोशिका होती है वहाँ ये बीजांड द्वारीय सिरा होता है, और जिधर ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है वो निभागी सिरा होता है। देखिए तीसरे टाइप को समझते हैं, हेलोबियल भ्रूणपोष में क्या होता है। तो हेलोबियल भ्रूणपोष में भी जो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर प्रतिमुखी सेल्स होगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भ्रूण का निर्माण होगा, यहाँ भ्रूण का निर्माण होगा। हम अभी भ्रूण पर बात नहीं कर रहे हैं, हम किस पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होगा। तो भ्रूणपोष का निर्माण इस केंद्रक से होगा। इस केंद्रक का क्या नाम है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये विभाजन करेगा और भ्रूणपोष का निर्माण होगा। अब होता क्या है इसको समझिए कि यहाँ जब विभाजन शुरू होते हैं तो जैसे ही पहला विभाजन हुआ क्या हुआ, 2 केंद्रक बनेंगे। अब 2 केंद्रक बनने के साथ ही प्रथम विभाजन में क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है।
क्या हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। अब क्या होगा, अब अगले विभाजन जो होंगे, तो इस अगले विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा कि इससे यहाँ 2 केंद्रक फिर बनेंगे, है ना, यही विभाजित होकर 2 केंद्रकों में बदल जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो ये निभागी सिरा है, इस ओर भी क्या होगा, एक केंद्रक विभाजन करके 2 केंद्रकों का निर्माण कर लेगा। लेकिन घटना क्या होती है कि जो ये बीजांड द्वारी सिरा है, क्या है ये, बीजांड द्वारी सिरा, इधर तो क्या होता है, आगे की विभाजनों में कोशिका भित्ति का निर्माण साथ के साथ होता चलता है। जैसे इससे 2 और बने तो यहाँ पर फिर कोशिका भित्ति बन गई, इससे और बने तो यहाँ पर फिर आगे भी कोशिका भित्ति बन गई। यानी जो बीजांड द्वारी सिरा है वहाँ तो कोशिका भित्ति का निर्माण केंद्रक निर्माण के साथ ही हो जाता है। यानी बीजांड द्वारी सिरे पर तो जो भ्रूणपोष है वो कौन सा होगा, यहाँ तो हो गई कोशिकीय अवस्था। कौन सी अवस्था, कोशिकीय अवस्था। लेकिन स्टूडेंट यहाँ ऊपर जो विभाजन हो रहा है केंद्रक में, यहाँ किसी प्रकार की भित्ति का निर्माण नहीं होता है। यानी ये वाला पोर्शन कैसा रहेगा, यहाँ पर केवल कौन विभाजन कर रहा है, केंद्रक विभाजन कर रहे हैं। तो ये वाला भाग कौन सा हो गया, ये वाला भाग हो गया केंद्रकीय अवस्था। और इस प्रकार की मिली जुली अवस्था यहाँ पर बन गई। जैसे आपने पहला वाला जो देखा था वो तो पूरा ही केंद्रकीय था, इसलिए इसको केंद्रकीय भ्रूणपोष कह दिया। इसमें पूरा ही कोशिकीय था, इसलिए इसको कोशिकीय भ्रूणपोष कह दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें बीजांड द्वारी सिरा जो है वो तो कोशिकीय अवस्था में है, जबकि निभागी सिरा इधर ऊपर वाला कौन सा, निभागी सिरा, ये कौन सी अवस्था में है, ये केंद्रकीय अवस्था में है। तो दोनों मिलीजुली अवस्थाएं इसमें पाई। इसलिए इसी प्रकार के भ्रूणपोष को क्या कहा जाता है, इसी प्रकार के भ्रूणपोष को कहा जाता है हेलोबियल, हेलोबियल भ्रूणपोष। क्या कहा जाता है, हेलोबियल भ्रूण। तो ये होता है हेलोबियल भ्रूणपोष। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। और बात करें कि किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है एक बीजपत्री पादपों में। इसमें पाया जाता है एक बीजपत्री पादपों में। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर हमारा भ्रूणपोष का जो चैप्टर था, भ्रूणपोष किसे कहते हैं, हमने आज समझा। भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है इस बात पर चर्चा करी। तीनों प्रकारों को हमने विस्तार से समझा, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। ये तीनों प्रकार हो गए। बात कर लेते हैं अंतिम टॉपिक पर कि जो भ्रूणपोष बना है, इस भ्रूणपोष का कार्य क्या है, पूछ लिया जाता है। तो देखिए कार्य आप जानते हैं कि क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिस पर हम प्रारंभ से ही चर्चा कर रहे हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। लेकिन इस सब के अलावा जब दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि जब बीज का अंकुरण, जैसे बीज मिट्टी में है और इस समय जब पादप यहाँ से अंकुरित होता है, तो इस अंकुरित पादप में आप जानते हैं कोई जड़ वगैरह नहीं होती, तो भोजन वगैरह का निर्माण भी इसमें प्रारंभ नहीं होता है। तो इस पादप को कहते हैं नवोद्भिद। तो इस नवोद्भिद को पोषण कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर तो भी प्रकाश संश्लेषण वगैरह शुरू भी नहीं हुआ होगा, जड़ें भी विकसित नहीं होती, तो जल भी ये ठीक से अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो इस नवोद्भिद को पोषण कौन प्रदान करता है, तो नवोद्भिद किस में से निकलता है, बीज में से। और बीज में क्या रहता है, बीज में रहता है भ्रूणपोष। क्या रहता है, भ्रूणपोष। तो ध्यान रखिए भ्रूणपोष का एक इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये तो बीज के अंकुरण के समय नवोद्भिद को पोषण भी कौन प्रदान करता है, भ्रूणपोष प्रदान करता है। तो यह इंपॉर्टेंट कार्य है भ्रूणपोष के। भ्रूणपोष में क्या कौन कौन से जो है पोषक तत्व होते हैं, तो ध्यान दीजिए इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा प्लस प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और यही तत्व हैं जो भ्रूण को और इस नवोद्भिद को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है स्टूडेंट्स। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक में हम भ्रूण कैसे बनता है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।